नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर सुरेंद्र अपने चैनल यंत्रम एस्ट्रो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम सभी देशवासियों को राम मंदिर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। जो कार्य कुछ समय से पेंडिंग था वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संपन्न हुआ। इसमें हम सभी का बहुत योगदान रहा और जल्द से जल्द हम भी भगवान राम के दर्शन करेंगे, अयोध्या जाएंगे। आज मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है वैवाहिक जीवन में कुंडली का किस प्रकार से योग रहता है, या ये कह लें कि कुंडली और वैवाहिक जीवन का संबंध। कुंडली में सप्तम भाव में विवाह का संबंध देखा जाता है। सप्तम भाव, दसम भाव और 12वें भाव से कुंडली में वैवाहिक जीवन और वैवाहिक जीवन में होने वाली समस्याएं, इन सब का विश्लेषण किया जाता है। आजकल की जो समस्या है वो एक बहुत बड़ी कॉमन समस्या है, डाइवोर्स। डाइवोर्स क्यों होता है, डाइवोर्स होने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, डाइवोर्स में क्या मुद्दे उठाए जा सकते हैं, या डाइवोर्स होने का महत्वपूर्ण कारण क्या हो सकता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जब विवाह होता है तो कुंडली मिलान बहुत ही आवश्यक होता है। अब कुंडली मिलान हम जब करते हैं तो सर्वप्रथम जो कॉमन विषय है, जो कॉमन बात है वो ये रहता है कि लड़का मांगलिक है या लड़की मांगलिक है या दोनों ही मांगलिक नहीं है। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि लगन, चंद्र लगन और शुक्र, इन तीनों से ही मांगलिक को देखा जाता है। यदि मंगल लगन से प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में और अष्टम भाव में विराजमान है तो डेफिनेटली दोनों मांगलिक हो सकते हैं, जिसकी भी कुंडली में यह स्थिति है। चंद्र लगन से भी यदि मंगल चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और प्रथम भाव में है तो भी मांगलिक हो सकते हैं। शुक्र से भी प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव में है तो भी मांगलिक देखा जा सकता है। ये तो हुई मांगलिक की बात। लेकिन यदि सप्तम भाव में कोई भी क्रूर ग्रह विराजमान है, क्रूर ग्रह से मेरा संबंध है मंगल, शनि, राहु, केतु एवं सूर्य, यदि ये ग्रह विराजमान है सप्तम भाव में तो कहीं ना कहीं ये अपनी दशा अंतर्दशा में संबंध विच्छेदात्मक स्थितियाँ उत्पन्न कर देंगे। अपनी प्राण दशा में भी ये संबंध विच्छेदात्मक स्थितियाँ उत्पन्न कर देंगे। फलित ये होना चाहिए कि इन ग्रहों को अगर स्थिति चल रही है तो कुछ सरल उपाय से इनका निदान किया जा सके, ताकि कुछ समय के लिए जो अंतर्दशा दशा आई है उसका समय निकल सके और हम वापस से सुचारू रूप से अपने वैवाहिक जीवन का निर्वाह कर सके। अभी जो वर्तमान में समस्या देखने को मिल रही है, कुंडली मिलाने के बाद भी डिवोर्स की स्थितियाँ बहुत उत्पन्न हो रही हैं। अगर हम वर्तमान में बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में 71,000 केसेस डिवोर्स के पेंडिंग हैं और हाई कोर्ट में 59 लाख केसेस डिवोर्स के पेंडिंग चल रहे हैं, जो कि विचाराधीन है। तो अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि इतने लोग वैवाहिक जीवन के निर्णय में फंसे हुए हैं। यदि ये केस 4 साल से, 5 साल से, 7 साल से किसी का चल रहा है या बहुत लंबे से समय से चल रहा है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि जिस समय उस बंदे ने ये केस किया होगा या किसी ने भी ये केस किया होगा तो उसकी उम्र दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो दूसरा विवाह होने का तो संबंध ही उत्पन्न नहीं होता, और यदि दूसरे विवाह होने की संबंध की स्थिति उत्पन्न करते हैं तो उसे विवाह नहीं, उसे एडजस्टमेंट कहा जाता है। तो बेटर है कि यदि इसी को अपन वैचारिक मतभेद है, आर्थिक समस्या है, शारीरिक समस्या है या मन मुटाव है, आपसी मन मुटाव है, इसको अगर बैठ के सुलझा लिया जाए तो अच्छी तरह जीवन निर्वाह हो सकता है। इसीलिए डिवोर्स की स्थिति उत्पन्न नहीं होने देनी चाहिए, और अगर डिवोर्स की स्थिति उत्पन्न भी हो रही है तो कहीं ना कहीं एक बार कुंडली ज़रूर दिखाएं, उसका मेल मिलाप करें, ताकि किसी दान से, पुण्य से इसको कम किया जा सके। डिवोर्स एक ऐसी समस्या बनता जा रहा है जिसमें दोनों परिवारों का जीवन बहुत ही दुखमय हो जाता है, समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। और यदि डिवोर्स हो रहा है और यदि कोई तीसरा उस डिवोर्स में इन्वॉल्व है, तीसरा लाइक कि प्रेगनेंसी कंसीव है या मेल फीमेल चाइल्ड है, तो उस बच्चे की जीवन भी डिस्ट्रॉय की तरफ ही रहता है। एंड ऑफ द डे अगर माना जाए तो इसमें सेटलमेंट ही होता है, क्योंकि डिवोर्स में बहुत सारी चीज़ें जो हैं देखी जाती है, और डिवोर्स में हमेशा समय लंबा ही खींचेगा, तुरंत नतीजा नहीं आ सकता।
क्योंकि मंगल, शनि, राहु, केतु ये सब बड़े लंबे ग्रह हैं। इनकी दशा अंतर्दशा बहुत लंबी होती है। शनि की महादशा 19 साल की होती है, राहु की महादशा 18 साल की होती है। तो ये अपना पूरा समय लेती है और इस बीच मनुष्य का जीवन इन्हीं कारणों में, इन्हीं बातों में और इन्हीं व्यर्थ की समस्याओं में निकल जाता है। इसीलिए मेरा मानना है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड और माइंड को सुना जाना चाहिए। अपने अपने मन की अवचेतन संवेदना को समझना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहा है। हमें किस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, किस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। आपको लग रहा है ये गलत है तो आप भूलिए, आपको लग रहा है ये सही है तो भी आप भूलिए। बिना बात करे बात नहीं बन सकती, इसलिए हमें बात ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जीवन साथी का मामला 7 जन्मों का होता है। प्रैक्टिकली बात समझिए कि हम जब भी शादी करते हैं तो अग्नि का फेरा लेते हैं। अग्नि तत्व वेरी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, क्योंकि सब कुछ साक्षी होकर अग्नि को ही साक्षी माना जाता है। शादी में आप कितने लोगों को बुला लीजिए, बट शादी का जो अंतिम चरण आता है तो हमें फेरे ही लिए जाते हैं और फेरों में केवल अग्नि साक्षी होती है। उन अग्नि साक्षी के समक्ष हमें फेरे लेने पड़ते हैं और वही जीवन भर की साक्षी होती है। इस अग्नि को, फेरे को तोड़ने के लिए हम डिवोर्स फाइल करते हैं। हम उस चीज़ को चैलेंज कर रहे हैं जो कि नेचर है, जो कि हमारे देव हैं, अग्निदेव। ये एक बहुत लंबा समय लेते हैं, इसलिए डिवोर्स को बहुत सोच समझ के फाइल करना चाहिए। सामने वाले को बिल्कुल समय देना चाहिए, दोनों को एक दूसरे को समय देना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके विचार नहीं मिल पा रहे हैं और शादी को अंत करना ही ज़रूरी है, तो मेरा कहना यही है, एक प्रैक्टिकली एडवाइस आपको यही है कि आप थोड़े दिन अलग होकर रह लीजिए, ताकि जो भी ग्रह अंतर्दशा एक दूसरे की कुंडली में चल रही है वो निकल जाए और वापस से सुचारू और उच्च समय आए, जिससे कि वैवाहिक जीवन में सुचारू संबंध बन सकें। यदि कुंडली में या नवांश कुंडली में सप्तम भाव पीड़ित है तो